हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजू एग्जाम। आज हम लेकर आए हैं यूपीएससी यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ 2026 मॉडल पेपर 5। बिल्कुल नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों तकनीकी समस्या के कारण पिछली जो लाइव क्लास हुई थी वो अपलोड नहीं हो सकी, इसलिए मैं आपके लिए फाइनल रिवीजन मॉडल पेपर दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ और कृपया अंत तक जरूर देखिएगा। यह कल की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम लोग फाइनल 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। पेपर के मॉडल पे 25 स्टैटिक्स के रहेंगे, 15 कंप्यूटर के रहेंगे और यूपी स्पेशल के 20 प्रश्न रहेंगे। इसलिए बिना समय गवाए हम लोग अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। यदि किसी वितरण में प्रथम चतुर्थक यानी Q1 बराबर 32 है, तृतीय चतुर्थक Q3 बराबर 68 है, तो बाउले कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टिल डिवीजन का मान कितना होगा? ऑप्शन ए है 0.18, 0.25, 0.36, 0.42। बताइए कितना होगा? प्रश्न नंबर 1 तो कितना होगा? 0.36। कैसे होगा आइए मैं बताती हूँ। देखिए कोफिशिएंट ऑफ ओडी बराबर होता है Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1। तो Q3 का मान 68 दिया था और Q1 का मान 32 दिया था, तो उसी सूत्र में इसका मान रख देंगे तो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रखा गया है Q3 की जगह 68 माइनस 32 बटा में 68 प्लस 32 और इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। कापी पेन लेकर बैठिए, हल करिए, आएगा जरूर। यदि किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अर्थमेटिक मीन 48 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 12 हो, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी कितना होगा? 20%, 25%, 30%, 35%। बताइए प्रश्न नंबर 2 कितना होगा? तो कितना होगा? 25% होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। सीबी बराबर होता है एच डी बटा में मीन गुणे 100। तो एच डी का मान 12 दिया था और मीन का बाद मान 48 दिया था और गुणे 100, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25% आएगा। हल करके देखिएगा जरूर। प्रश्न नंबर 3 है, यदि दो घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्ती हैं तथा पी ऑफ ए बराबर 42 है और 0.42 है और पी ऑफ बी बराबर 0.28 है, तो पी ए यूनियन बी का मान कितना होगा? 0.14, 0.58, 0.70, 0.84। बताइए प्रश्न नंबर 3 तो कितना होगा? 0.70। कैसे होगा आइए बताते हैं। पी ऑफ ए का मान 42 है, 0.42 है और पी ऑफ बी का मान 0.28 है। तो आइए सूत्र पर रखते हैं। देखिए ये सूत्र इसका ये है, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, और पी ऑफ बी का मान ए का मान 0.42 और पी ऑफ बी का मान 0.28 है, तो जोड़ेंगे तो 0.70 आएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडेक्स नंबर वेटेज एग्रीगेटिव इंडेक्स का उदाहरण है? वेटेज एग्रीगेटिव इंडेक्स का उदाहरण है। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, लेफ्ट इंडेक्स, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ऑप्शन डी है एवरेज रिलेटिव इंडेक्स। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कौन सा सही होगा बताइए? तो कौन सा होगा? लेस फेयर इंडेक्स। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये सब कल की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 120 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 15 है, तो जेड स्कोर 2 के लिए एक्स का मान कितना होगा? 135, 145, 150 और 155। प्रश्न नंबर 5 कितना होगा? 150 होगा। कैसे होगा आइए बताती हूँ। मीन का मान 120 है और स्टैंडर्ड डिवीजन 15 है और जेड स्कोर 2 है, तो एक्स का मान क्या होगा? तो एक्स का सूत्र होता है एक्स बराबर होता है मीन प्लस जेड गुणे एच डी। तो मीन का मान 120 था और जेड का मान 2 था, एच डी का मान 15 था, तो 15 का 2 में गुणा होगा 30 हो जाएगा, 30 को 120 में जोड़ेंगे तो 150 होगा। इसी सूत्र पर रखेंगे तो सवाल आ जाएगा। दोस्तों बता दें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और यदि इसका पीडीएफ चाह रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल अंजू एग्जाम अकेडमी पर जरूर जुड़िएगा। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। प्रश्न है, यदि दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का गुणनफल 0.81 है तथा दोनों धनात्मक हैं, तो कोफिशिएंट आर का मान कितना होगा? बताइए। 0.81, 0.85 या 0.90, 0.95। बताइए प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कौन सा सही होगा? प्रश्न देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे कितना होगा? 0.90 हो जाए। कैसे होगा आइए बताती हूँ। देखिए रिग्रेशन कोफिशिएंट का गुणनफल 8 है, तो दोनों धनात्मक है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर का मान क्या होगा? तो आर बराबर होता है करड़ी में रिग्रेशन कोफिशिएंट का गुणनफल। ठीक, तो आर बराबर रिग्रेशन कोफिशिएंट का गुणनफल 0.81 दिया है, तो करड़ी में 0.81। यदि इसको हल करेंगे तो 81 का वर्गमूल 90 आएगा, 0.90 आएगा। प्रश्न नंबर 7 है, यदि पी ऑफ ए बराबर 0.40, पी ऑफ बी बराबर 0.50 और पी ए कप बी बराबर 0.20 है, तो ए और बी होंगे कैसे होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री होंगे या इम्पॉसिबल इवेंट होंगे? बताइए प्रश्न नंबर 7 तो कैसा होंगे? इंडिपेंडेंस होंगे यानी स्वतंत्र चर होंगे। देखिए इसका सूत्र यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को संतुष्ट करता है? लेस्टर इंडेक्स, पासे इंडेक्स, फिशर आइडियल इंडेक्स और मार्शल इंडो ग्रोथ इंडेक्स। बताइएगा।
प्रश्न नंबर 8, ये प्रश्न जब से मैं एएसओ का मतलब क्लास ले रही हूँ, जिसका प्लेलिस्ट बना है, तब से कम 4 से 5 बार इस प्रश्न को करा चुकी हूँ। ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ये फिशर आइडियल इंडेक्स है, और फिशर का आइडियल इंडेक्स इसलिए इसे आइडियल इंडेक्स कहा जाता है क्योंकि यह टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को संतुष्ट करता है, इसलिए इसे आइडियल इंडेक्स भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, यदि किसी वितरण में वेरिएंस 196 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा? 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 16 होगा, बताइए। प्रश्न नंबर 9, तो कितना होगा? 14 होगा। कैसे होगा आइए बताते हैं। देखिए, वेरिएंस बराबर 196 दिया है और एचडी पूछ रहा है, तो एचडी बराबर हो जाएगा करड़ी में वेरिएंस। तो वेरिएंस का मान 196 दिया था, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, सवाल आसान है, बस आपको उसका फार्मूला आना चाहिए। यदि किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कुल आवृत्ति n बराबर 250 हो तो 5वें डेसिल्स D5 की स्थिति क्या होगी? 100 पे, 125 पे, 150 पे या 175 पे, बताइए। कितना होगा? तो 125 पे होगा। कैसे होगा आइए दिखाते हैं। देखिए, D5 बराबर इसका सूत्र होता है n 5n बटा में 100, मतलब जितना पूछेगा उसका n बटा में 10 हो जाएगा। तो इसमें 5 दिया है, n का मान ऊपर दिया था 250 और बटा में 10 करेंगे तो 125 आ जाएगा। सवाल को हल करिए, आ जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, यदि किसी समष्टि का मीन 64 और एचडी 20, सैंपल साइज 25 है तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कितना होगा? 2, 4, 5, 8, बताइए कितना होगा? प्रश्न नंबर 11 कितना होगा? 4 होगा। कैसे होगा आइए बताती हूँ। देखिए, यहाँ से मीन ज्ञात कीजिए, कितना है? 64 है, एचडी कितना है? 20 है, सैंपल साइज इतना है और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन पूछ रहा है, तो SEM बराबर क्या होता है? एचडी बटा में करड़ी में एन। एचडी 20 दिया था और एन का मान 25 दिया था, तो इसको हल करेंगे तो 20 बटा में 25 का वर्गमूल 5 होगा और उसको हल करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। कॉपी पेन लेकर हल करिए, जरूर आएगा। प्रश्न नंबर 12, किसी वितरण में तीसरा डेसिल D3 42 है, 7वां डेसिल 70 है, तो इंटर डेसिल रेंज कितना होगा? बताइए। 24, 26, 28, 30, कितना होगा? प्रश्न नंबर 12, तो कितना होगा? 28। कैसे होगा आइए बताती हूँ। D3 का मान 42 है, D7 का मान 70 है, तो देखिए इंटर डेसिल रेंज होगा D7 माइनस D3 बराबर 70 माइनस 42 बराबर 28 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से सैंपल मेथड में प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना ज्ञात एवं समान होती है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस सैंपल मेथड में प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना ज्ञात एवं समान होती है? जजमेंट सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, क्वेटा सैंपलिंग। प्रश्न नंबर 13, तो कौन सा होगा? सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 14, देखिए, यदि दो घटना ए और बी हैं जिसमें पी ऑफ ए 45 0.45 है, पी ऑफ बी 0.35 है और पी ए यूनियन बी बराबर 0.6 है, तो पी ऑफ ए कॉप बी का मान कितना होगा? तो यदि आपको सूत्र याद है तो ये प्रश्न लगाने में मात्र 10 सेकंड लगेगा। 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, बताइए कितना होगा? प्रश्न नंबर 14 कितना होगा? तो 0.20 होगा। कैसे होगा ये बताते हैं। देखिए, पी ऑफ ए का मान 45, पी ऑफ बी का मान 35, 0.35 और पी ऑफ ए यूनियन बी का मान 0.65 है और पी ऑफ ए कॉप बी का मान कितना होगा? तो इसका सूत्र होता है, देखिए, पी ऑफ ए कॉप बी का मान बराबर होता है पी ऑफ ए और प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, तो उसका मान रख देंगे। पी ऑफ ए का मान 0.45, पी ऑफ बी का मान 0.35 और पी ऑफ ए यूनियन बी का मान 0.65, इसको हल करेंगे तो 0.15 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा डायग्राम दो कॉन्टिन्यूअस बैरियर्स के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रश्न नंबर 1 है पाई चार्ट, ऑप्शन बी है हिस्टोग्राम, ऑप्शन सी है स्कैटर डायग्राम, ऑप्शन डी है बार डायग्राम। प्रश्न नंबर 15 बताइए कौन होगा स्कैटर डायग्राम। प्रश्न नंबर 16 है, यदि किसी वितरण में सभी प्रेक्षणों को 10 से गुणा कर दिया जाए तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 10 गुना बढ़ जाएगा, 10 गुना घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर 16, तो क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। यानी जब मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों 10 से गुणा होता है तो कोफिशिएंट वेरिएशन अपरिवर्तित रहता है। देखिए ये वाला सवाल ना, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, इसको छोड़ेंगे। और प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किसी इंडेक्स की आदर्शता को जांच करती है? यानी किसी परीक्षण की इंडेक्स नंबर की आदर्शता की जांच कौन करता है?
कि सीक्वेंस टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट या टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों। प्रश्न नंबर 18 तो कौन करता है? दोनों करता है, टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल। ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर, ये भी मिसप्रिंट है, इसमें से कुछ मान नहीं दिए हुए हैं, इसलिए इसको भी हम लोग लगा नहीं पाएंगे। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा सैंपलिंग मेथड मुख्यतः मार्केट रिसर्च में तब प्रयोग किया जाता है जब प्रत्येक वर्ग में पूर्व निर्धारित संख्याओं की दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सैंपलिंग मेथड मुख्यतः मार्केट रिसर्च में तब प्रयोग किया जाता है जब प्रत्येक वर्ग से पूर्व निर्धारित संख्या में उत्तरदाता चुने जाते हैं। ऑप्शन ए है सिस्टमेटिक सैंपलिंग, ऑप्शन बी है क्लस्टर सैंपलिंग, ऑप्शन सी है क्वेटा सैंपलिंग, ऑप्शन डी है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो क्वेटा सैंपलिंग, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेटा सैंपलिंग एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग विधि है जिसमें प्रत्येक वर्ग में पूर्व निर्धारित संख्या में इकाइयों का चयन किया जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, देखिए प्रश्न को, यदि दो घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि पी ऑफ ए बराबर 0.50, पी ऑफ बी बराबर 0.40 और पी ऑफ ए अपन बी बराबर 0.25 है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा? ये सूत्र याद है तो आप लोग लगा ले जाएंगे। ऑप्शन ए है 0.70, 0.75, 0.80, 0.90। प्रश्न नंबर 21 बताइए कौन सा उत्तर होगा? तो कितना होगा? 0.80 होगा। कैसे होगा आइए बताते हैं। आपसे मान देखिए, पी ऑफ ए का मान 0.50, पी ऑफ बी का मान 0.40, पी ऑफ ए अपन बी का मान 0.25 और पी ऑफ ए यूनियन बी का मान पूछ रहा है। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए सूत्र है, पी ऑफ ए कॉफ बी का मान होता है, मतलब पी ऑफ ए यूनियन बी का मान ज्ञात करने के लिए हमें पी ऑफ ए कॉफ बी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पी ऑफ ए कॉफ बी का मान ज्ञात करेंगे, तो इसका सूत्र होता है पी ऑफ ए अपन बी गुणे पी ऑफ बी। तो इसका मान रख करके निकालेंगे तो 0.10 आएगा। फिर ए पी ऑफ ए यूनियन बी का मान निकालेंगे तो इसमें पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी का मान और फिर उसमें से इसको घटा देंगे पी ऑफ ए कॉफ बी का मान, तो आ जाएगा। यदि आप लोग थोड़ा भी मेहनत किए होंगे तो ये सब सवाल आपको तुरंत समझ में आएगा, वरना सर से ऊपर ऊपर में चला जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा आपको। यदि पढ़े होंगे तो ये सब तुरंत आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये सीरीज पढ़े लोगों के लिए ही बनाई गई है। प्रश्न नंबर 22 है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंडेक्स नंबर बेस से सर्वाधिक प्रभावित होता है? फिशर, चेन, लेस्फेयर, पास से। प्रश्न नंबर 22 बताइए तो कौन होगा? लेस्फेयर इंडेक्स, ऑप्शन सी होगा। जो लेस्फेयर इंडेक्स है वह बेस से सर्वाधिक प्रभावित होती है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 23 है, यदि किसी वितरण का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 18% है और मीन 75% है तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा? 12.5, 13.5, 14.5, 15.5 बताइए। पहले सवाल देखिए तब स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा बताइएगा। कोएफिशिएंट वेरिएशन कितना है? 18 और मीन 75 है। प्रश्न नंबर 23, तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका उत्तर होगा 13.5। कैसे होगा आइए देखते हैं। देखिए एच डी बराबर होता है सी बी इंटू मीन बटा में 100। तो सी बी का मान 18 दिया था और मीन का मान 75 दिया था, तो दोनों को गुणा करेंगे और उसमें देंगे 100 से भाग, तो आएगा 13.5। प्रश्न नंबर 24 है, यदि किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सभी प्रेक्षणों में 8 जोड़ दिया जाए तो वेरिएंस के पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 8 बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या 64 बढ़ जाएगा? बताइए 24 नंबर का प्रश्न क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 25 है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की दो परिणामों पर आधारित है? वो पैसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, बाइनोमिया और यूनिफॉर्म। प्रश्न नंबर 25 कौन सा होगा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 26 है, यदि किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वर्गांतर 20 और 30 है तो इसकी कुल आवृत्ति 18 है, तो इस वर्ग का क्लास माप कितना होगा? 20, 25, 30, 35 बताइए। प्रश्न नंबर 26 तो कितना होगा? 25 होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। क्लास इंटरवल 20 और 30 दिया है, आवृत्ति 18 दिया है, तो क्लास मार्क क्या होगा? तो आइए बताती हूँ कैसे होगा। क्लास मार्क का सूत्र होता है लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट बटा में 2। तो 20 लोअर लिमिट था, अपर लिमिट 20 30 था और उसमें 2 से भाग देंगे तो 20 30 50, 50 में 2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, यदि किसी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन क्लास की पहचान करनी है तो संचयी आवृत्ति की तुलना किससे की जाती है? n/4, n/2, 3n/4 या n बताइए। प्रश्न नंबर 27 तो किससे की जाती है? n/2 से, n/2 से की जाती है। यानी मीडियन क्लास वह होती है जिसमें n/2वां प्रेक्षण स्थित होता है।
प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के संबंध में सही है, बताइए। ऑप्शन ए है, इसका उपयोग केवल ग्रुप्ड डाटा के लिए किया जाता है, इसका उपयोग रैंपेड डाटा के लिए किया जाता है, इसका मान 0 से 100 के बीच में होता है, यह केवल पॉजिटिव कोरिलेशन मापता है, बताइए। प्रश्न नंबर 28, तो इसका उपयोग रैंक डाटा में किया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 29, यदि किसी घटना की प्रायिकता 0.92 है तो उसके पूरक की प्रायिकता क्या होगी, 0.02, 0.04, 0.08, 0.18, बताइए। प्रश्न नंबर 29, तो क्या होगा 0.08, कैसे होगा आइए बताती हूँ। यहाँ पे देखिए प्रायिकता 0.92 है, तो पी ए डैश बराबर होगा, क्या पूछा था, पूरक प्रायिकता पी ए डैश से दर्शाया जाता है, तो पी ए डैश बराबर होगा 1 माइनस पी ए, तो एक में से 0.92 को 9 और 2 को घटा देंगे तो 0.08 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा सैंपलिंग मेथड लॉटरी मेथड के नाम से जाना जाता है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, क्वोटा सैंपलिंग। प्रश्न नंबर 30 कौन सा होगा प्रश्न नंबर 30 का, तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 31 है, प्रश्न को ध्यान से देखिए, यदि किसी वितरण में मीन 48 दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीबी बराबर 25% है, तो वेरिएंस कितना होगा, 96, 120, 144, 196, बताइए। सूत्र याद, सवाल हल, सूत्र नहीं याद होगा सवाल नहीं हल पाएगा। मैं आज यदि आप लोग 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो जितना भी सवाल है, जितना भी सूत्र है, फार्मूला है, आपको याद हो जाएगा। और कापी पेन लेकर बैठिए, जो भी आ रहे हैं उनको नोट करते जाइए, और जाते समय पेपर देते समय मतलब जाते समय रास्ते में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 31 कौन सा होगा, तो 144 होगा। प्रश्न नंबर 31 का 144 ऑप्शन सी होगा। अब बताती हूँ कि कैसे 144 होगा। मीन का मान कितना दिया है 48, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मान 25 दिया है, तो देखिए एच डी बराबर 25 गुणे 48, देखिए मीन और कोएफिशिएंट वेरिएशन से एच डी का मान निकाल लेंगे, उसके बाद वेरिएशन का मान निकलेगा, तो एच डी बराबर होता है मीन इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो मीन 25 और यहाँ से कोएफिशिएंट वेरिएशन 25 दिया है और मीन 48 दिया है, तो इन्हीं को दोनों का गुणा करेंगे और 100 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा 12, और फिर वेरिएंस क्या होता है एच डी स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन दुर्बल घटनाओं के अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयोग है, नॉर्मल, बाइनोमियल और पाइथन यूनिफॉर्म। प्रश्न नंबर 32 कौन सा होगा, तो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी सही होगा। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग दुर्बल घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, यदि किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन बराबर 50, स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर 20 और जेड स्क्वायर बराबर 105 माइनस 1.5 है, तो एक्स का मान क्या होगा। प्रश्न नंबर 33 कितना होगा 120 होगा, कैसे होगा आइए बताती हूँ। मीन का मान कितना दिया 150, एच डी का मान 20 दिया है, जेड स्क्वायर 1.5 दिया है, माइनस एक्स का मान, तो एक्स बराबर क्या होता है मीन प्लस जेड गुणे एच डी, तो मीन का मान 150, जेड का मान माइनस 1.5 और गुणे 0.20, तो इसको हल करेंगे तो 120 आ जाएगा। हल करके देखिए काफी पे। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस सैंपलिंग मेथड में पॉपुलेशन को पहले समरूप वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन है क्लस्टर, ऑप्शन बी है सिस्टमेटिक, ऑप्शन सी है स्ट्रैटिफाइड, ऑप्शन डी है मल्टी एज सैंपलिंग। प्रश्न नंबर 34 का उत्तर बताइए, तो कौन होगा स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। प्रश्न नंबर 35 है, प्रश्न को ध्यान से देखिए, यदि दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ऑफ ए बराबर 0.3, पी ऑफ बी बराबर 0.40 है, पी ऑफ ए डैश बी डैश का मान कितना होगा। प्रश्न नंबर 35 बताइए, तो कितना होगा 0.42 होगा, कैसे होगा आइए बताते हूँ। देखिए पी ऑफ ए इतना, इसका मान ध्यान दीजिए फिर हम सवाल लगाते हैं। देखिए यहाँ से पी ऑफ ए डैश का मान 0.70, पी ऑफ बी डैश का मान 0.60, तो पी ऑफ ए डैश कॉप पी ऑफ ए डैश कॉप बी डैश का मान कैसे होगा, तो पी ऑफ ए कैप का मान और पी ऑफ बी डैश का मान गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर, लग जाएगा सवाल। प्रश्न नंबर 36 है, यदि किसी वितरण में स्टैंडर्ड डिविएशन 18, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 15 है, तो अरिथमेटिक मीन कितना होगा। प्रश्न नंबर 36 बताइए, तो 120 होगा।
कैसे होगा आइए बताती हूँ। स्टैंडर्ड डिवीजन 18, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 15, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा? देखिए यहाँ पे मीन का सूत्र होता है एच डी इंटू 100 बटा में सी बी। तो एच डी 18 और गुणा करेंगे 100 से, उसमें सी बी 15 से भाग देंगे तो 120 आएगा। हल करके देखिएगा जरूर। प्रश्न नंबर 37 है, यदि पी ऑफ ए बराबर 0.55, पी ऑफ बी बराबर 0.45 और पी ऑफ ए का बी बराबर 0.15 है, तो पी ऑफ ए अपन बी का मान कितना होगा? सवाल को लगाएंगे तब आएगा। देखिए इसके सवाल को लगाते हैं। देखिए इसका सूत्र क्या है, पी ऑफ ए अपन बी बराबर होता है पी ऑफ ए कप बी बटा में पी ऑफ बी बराबर पी ऑफ ए कप बी का मान कितना दिया है 15 और पी ऑफ बी का मान 0.45। तो इसको हल करेंगे तो 0.33 आएगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किसी सांख्यिकी परिकल्पना को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए प्रयुक्त होता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डाटा कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन। प्रश्न नंबर 38 कौन सा होगा? ए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा। यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग का उपयोग सैंपल डाटा के आधार पर स्टैटिस्टिक्स डिसीजन लेने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 39, यदि किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कुल आवृत्ति n बराबर 160 हो तो 75वें परसेंटाइल यानी P75 की स्थिति क्या होगी? बताइए। प्रश्न नंबर 39 क्या होगी? 120 होगी। कैसे होगी मैं बताती हूँ। देखिए P75 बराबर होगा 75 इंटू 160 बटा में 100, यानी जो P75 बराबर होगा 75 गुणे मीन का मान दिया है ना, आवृत्ति का मान दिया है, आवृत्ति का मान रखेंगे बटा में 100 का गुणा करेंगे तो हल करेंगे तो 120 आएगा। तो आंसर सी होगा, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड नहीं है? सिस्टमेटिक, स्ट्रैटिफाइड, स्नोबॉल, सैंपल रैंडम सैंपलिंग। प्रश्न नंबर 40 कौन सा नहीं है? स्नोबॉल सैंपलिंग, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 41 है, यदि किसी वितरण में प्रथम चतुर्थक Q1 बराबर 24, माध्यिका 40, तृतीय चतुर्थक Q3 52 है तो बाउले कोएफिशिएंट का स्क्यूनेस कितना होगा? बाउले कोएफिशिएंट का स्क्यूनेस का सूत्र कौन कौन जानता है? पता है? आइए मैं बताती हूँ। देखिए बाउले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का सूत्र होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन बटा में Q3 माइनस Q1। Q3 का मान 52 दिया है, Q1 का मान 24 दिया है, माइनस 2 मीडियन का मान 40 दिया है बटा में Q3 का 52 और माइनस Q1 मतलब 24। इसको हल करेंगे पूरा तो माइनस 4 बटा में 28 आएगा। फिर इसको हल करेंगे तो माइनस 0.14 आएगा। तो कौन सा उत्तर सही होगा? प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, यदि दो घटनाएं ए और बी के लिए, देखिए ये भी मिस प्रिंट हुआ है लेकिन इंग्लिश वाले में दिया है पूरा। दो घटनाएं ए और बी के लिए पी ऑफ ए बराबर 0.60, पी ऑफ बी बराबर 0.5 है तो पी ऑफ ए अपान बी बराबर 0.4 है तो पी ऑफ ए कप बी का मान कितना होगा? तो कितना होगा? इसका मान 0.20 होगा, लेकिन कैसे होगा आइए मैं बताती हूँ। इस मान को ध्यान रखिएगा। देखिए पी ऑफ ए कॉफ बी बराबर होता है पी ऑफ ए अपान बी बुढ़े पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए अपान बी का मान 40 दिया था, 0.40 दिया था और पी ऑफ बी का मान 0.50 दिया था, तो इसको गुणा करेंगे तो 0.20 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से सैंपलिंग मेथड जनसंख्या की सूची उपलब्ध न होने पर बड़े क्षेत्रों के सर्वेक्षण में अधिक उपयोगी होता है? कौन सा? सैंपल रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, सिस्टमेटिक सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। प्रश्न नंबर 43 क्या होगा? क्लस्टर सैंपलिंग, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 44 है, यदि किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 200 दिया है, एच डी 25 दिया है, जेड -2 दिया है तो एक्स मान कितना होगा? इसको सवाल को पहले लगाते हैं। देखिए एक्स बराबर होता है मीन प्लस जेड इंटू एच डी, ऐसा सवाल ऊपर गया है और इसी सूत्र में मान रख देंगे। तो मीन का मान 200 दिया है, जेड का मान -2 दिया है और एच डी का मान 25 दिया है, तो इसको हल करेंगे तो 150 आएगा। कॉपी लेकर हल करिए, तुरंत आएगा 150। तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडेक्स नंबर वर्तमान वर्ष की मात्राओं को भार के रूप में प्रयोग करता है? लेस्फेयर, पाश्चे, फिशर, मार्शल। प्रश्न नंबर 45 तो कौन होगा? पाश्चे। 45 का बी, ऑप्शन सी बी सही होगा। यानी पाश्चे इंडेक्स करंट ईयर क्वांटिटी को वेट के रूप में लेता है। और प्रश्न नंबर 46 है, यदि किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 60, स्टैंडर्ड डिविएशन
8 हो तो लगभग कितना होगा, क्या पूछा है? मीन कितना होगा पूछा है यहाँ पे। ये भी प्रश्न अधूरा है, इसको भी छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 47 भी सही नहीं है, पूरा नहीं दिया है। प्रश्न नंबर 48 से चलते हैं। यदि P ऑफ A बराबर 0.70, P ऑफ B बराबर 0.50 और P A यूनियन B बराबर 0.85 हो तो P A का B का मान कितना होगा? देखिए इस सवाल को पहले लगाएंगे तब ऑप्शन पर आएंगे। मान देख लीजिए P ऑफ A का, P ऑफ B का। चलिए इसका सूत्र देखिए P ऑफ A यूनियन B, अरे P ऑफ A का B बराबर होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P A यूनियन B। जिसका मान जितना दिया है उतना रख दीजिए। P ऑफ A का मान 70 दिया है पॉइंट, और P ऑफ B का मान 0.50 दिया है, और माइनस P ऑफ A यूनियन B का मान 0.85 दिया है। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.35, यानी ऑप्शन डी सही होगा। 48 का डी सही होगा, 48 जी बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण की इंडेक्स नंबर की संगति की जांच के लिए प्रयुक्त होता है, बताइए। किसी इंडेक्स नंबर की संगति यानी कंसिस्टेंसी की जांच के लिए उपयुक्त होता है। चेन सीक्वेंस टेस्ट या टाइम रिवर्सल टेस्ट, जेड टेस्ट या एफ टेस्ट। प्रश्न नंबर 49, तो कौन होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, ऑप्शन बी है। ये फैक्ट है, याद रखिएगा जरूर। प्रश्न नंबर 50, अभी 50 प्रश्नों को हल करना है। यदि किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कुल प्रवृत्ति n बराबर 320 है तो प्रथम चतुर्थक की उपस्थिति क्या होगी, बताइए। प्रश्न नंबर 50, तो क्या होगी, 80वें स्थान पे होगी। तो आइए इसको हम लोग लगाते हैं। Q की पोजीशन बराबर n/4, Q की पोजीशन n/4, तो 320 में 4 का भाग देंगे तो 80 आ जाएगा। कितना होगा, सी। प्रश्न नंबर 51 है। यदि किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 75, एसडी 5 है तो जेड स्कोर कितना होगा। प्रश्न नंबर 51, तो कितना होगा, 2 होगा। कैसे होगा आइए बताती हूँ। मीन का मान 75 और एसडी का मान 5 है, तो जेड बराबर होता है x माइनस एक्स बटा में, इसको क्या कहता है, ये स्टैंडर्ड डिवीजन का प्रतीक है। तो पचहत्तर में से 85 में से 75 गया 5। ये सवाल इसको गलत काटिएगा, कुछ मिस प्रिंटिंग है इसमें, कुछ सवाल कमी है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 है। यदि दो स्वतंत्र घटनाओं ए और बी के लिए P ऑफ A बराबर 0.40, P ऑफ B बराबर 0.30 हो तो दोनों में से कम एक घटना के घटित होने पर प्रायिकता क्या होगी। प्रश्न नंबर 52 क्या होगी, तो 0.58 होगी। कैसे होगी आइए देखते हैं। देखिए इसी सूत्र में इस सवाल को रखेंगे, P ऑफ A यूनियन B, और इसका मान रख देंगे इन सब का। तो देखिए P ऑफ A का मान 0.40, P ऑफ B का मान 0.30 और माइनस P ऑफ A और इसका मान 12 दिया है, तो आएगा इतना। अगला प्रश्न नंबर 53 है। निम्नलिखित में से कौन सा इंडेक्स नंबर वर्तमान वर्ष के भारों के कारण उपभोक्ताओं के प्रतिस्थापन व्यवहार को बेहतर दर्शाता है। 53 कौन है, पाश्चे इंडेक्स। प्रश्न नंबर 54, यदि किसी वितरण में मीन 40 है, वेरिएशन 81 हो तो कोएफिशिएंट वेरिएशन कितना होगा। तो इस सवाल को लगाएंगे पहले। तो देखिए एसडी बराबर होता है 81, मान किसका दिया है, वेरिएंस, ठीक है। यानी एडी स्क्वायर बराबर वेरिएंस होता है, तो एडी बराबर होगा करड़ी में वेरिएंस, तो वेरिएंस का मान 81 दिया है, 81 का वर्गमूल 9 होगा। और सीबी बराबर होता है एसडी बटा में 40 किसका मान दिया है, मीन, और गुण 100, तो इसको लगाएंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। सूत्र याद है तो सवाल हल। तो कितना आया है, ऑप्शन सी सही होगा। टाइम नहीं है ना, तो मैं अच्छे से मतलब पढ़ाती, बहुत टाइम कम है। एक बार क्लास ली थी लेकिन वो तकनीकी इश्यूज के कारण अपलोड नहीं हो पाई, दोबारा हमें क्लास लेना पड़ रहा है। यदि किसी वितरण में तीसरा चतुर्थांक 72 है, प्रथम 48 है तो क्वार्टिल डिवीजन कितना होगा, 55, तो 12 होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। क्वार्टिल डिवीजन बराबर Q3 माइनस Q1 बटा में 2, 72 माइनस 48 बटा में 2 बराबर 12 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 56, यदि किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 100, स्टैंडर्ड डिवीजन 15 है तो जेड स्कोर का मान कितना होगा, 56, सी -2 होगा। कैसे होगा ये देखिए नीचे जी, इस सवाल को नहीं लगा पाए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 57, P ऑफ A बराबर 0.60। इससे पहले ऐसा सवाल लगाई हूँ ऊपर,
पी ऑफ ए बराबर 0.6, पी ऑफ बी बराबर 0.5, ए और बी स्वतंत्र हैं, तो पी ए डैश बी यूनियन बी का मान कितना होगा? प्रश्न नंबर 57, तो कितना होगा? 0.70। और इसका सवाल देखिए यहाँ पे लगा है, ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से इंडेक्स नंबर वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का उदाहरण कौन है? बताइए। प्रश्न नंबर 58, तो कर्ली इंडेक्स ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 59, यदि किसी वितरण में मीन 36 है, मीडियन 32 है, तो पियर्सन ऑफ कोफिशिएंट स्क्यूनेस मोड वाला सूत्र ज्ञात कीजिए। मोड कितना होगा? 24 होगा। कैसे होगा आइए बताती हूँ। देखिए, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 मीडियन का मान 32 दिया था और मीन का मान 36 दिया था, तो इसको हल करेंगे तो 96 माइनस 72 बराबर 24 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 60, किसी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यदि कुल आवृत्ति है तो 7वें डेसिल की स्थिति क्या होगी? बताइए। प्रश्न नंबर 60, क्या होगा? 168 होगा। कैसे होगा ये बताती हूँ। बस ठीक, ये भी सवाल अधूरा है, इसको छोड़िए। ये भी सवाल अधूरा है, पता नहीं कैसे टाइप करने में एरर हो जा रहा है, लिख रहे हैं पूरा हो जा रहा था। प्रश्न नंबर 61 है, यदि किसी वितरण में मीन बराबर 50, मीडियन बराबर 46, स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर 8 है, तो पियर्सन का कोफिशिएंट स्क्यूनेस मीडियन कितना होगा? 61, तो 1.50 होगा। देखिए इसको भी लगाए तो थे, है या नहीं? जी है। एस के बराबर होगा 3 मीन माइनस मीडियन एच डी, तो मीन का मान 50 दिया है और मीडियन का मान 46 दिया और एच डी 8 दिया है, तो इसको इस वाले सूत्र में रख कर लगाएंगे तो 1.50 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 62, यदि दो रिग्रेशन कोफिशिएंट क्रमशः बी एक्स वाई 0.49 और बी वाई एक्स 0.81 है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर कितना होगा? प्रश्न नंबर 62, कितना होगा? 0.63 होगा। कैसे होगा आइए देख लेते हैं। देखिए इसी सूत्र पे लगेगा। दूसरा 63वां सवाल है, पी ऑफ ए बराबर 0.40, पी ऑफ बी बराबर 0.50 है, तो पी ए यूनियन बी, अरे पी ए का बी बराबर 0.10 है, तो पी ए अपान बी का मान कितना होगा? 63, तो 0.20 होगा। कैसे होगा ये नीचे है, देख लीजिए इसी सूत्र पे लगेगा। जो मान दिया है उसको रख दीजिए। 64 में, यदि किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कुल आवृत्ति है तो 90 में, ये भी सवाल सही नहीं दिया है। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोबेबिलिटीज सैंपलिंग का प्रकार नहीं है? प्रश्न नंबर 65, तो कन्वर्जेंस सैंपलिंग ये नहीं है प्रकार, ऑप्शन सी। दोस्तों इस प्रकार हम लोग का 3 या 4 मतलब क्वेश्चंस गलत थे और सब लगाए। ठीक है, अब हम लोग कंप्यूटर में आ जाते हैं। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। निम्नलिखित में से किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? रैम, रोम, चेस मेमोरी, हार्ड डिस्क। बताइए। प्रश्न नंबर 66, कौन सा है? चेस मेमोरी। ऑप्शन सी सही होगा। चेस मेमोरी सीपीयू के सबसे निकट होती है, इसलिए इसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। प्रश्न नंबर 67, एमएस एक्सेल में एक्स लुकअप फंक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डाटा एक्सक्रिप्शन, लुक एंड रिफ्रेश करना, स्टैटिस्टिकल ग्राफ बनाना, फाइल कंप्रेस करना। तो क्या होना? लुकअप एंड रिफ्रेश करना। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है? आर या सी है। ऑप्शन सी सही होगा। 69 का OSI मॉडल की कौन सी लेयर लॉजिकल एड्रेस आईपी एड्रेस का कार्य करती है? प्रश्न नंबर 69, कौन करती है? नेटवर्क लेयर। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा SOIL कमांड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज यानी TCL का भाग है? प्रश्न नंबर 70,
कौन सा है भाग? कॉमेट, COMMIT, कॉमेट। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डायनामिक IP एड्रेस आवंटित करने के लिए उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 71 DHCP, ऑप्शन सी सही हो, बी सही होगा। प्रश्न नंबर 72 है, MS एक्सेल में पिवोट टेबल का मुख्य उपयोग क्या होता है? प्रश्न नंबर 72 तो डाटा समरी एंड एनालिसिस। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? प्रश्न नंबर 73 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो TCP, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 74 है, ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रशिंग किस स्थिति को दर्शाता है? प्रश्न नंबर 74 तो ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रशिंग किस स्थिति को दर्शाता है? तो एक्सेसिव पैंगिंग रिजल्टिंग एंड पुअर परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 75 है, रिलेशन डाटाबेस में प्राइमरी की का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक रिकॉर्ड की पहचान, विशिष्ट पहचान करना, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिज्म शॉर्टेस्ट ब्रश टाइम के आधार पर प्रोसेस का चयन करता है? प्रश्न नंबर 76 तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF। प्रश्न नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा SQL ज्वाइन उस रिकॉर्ड्स को लौटाता है जो दोनों टेबल्स के समान हो? प्रश्न नंबर 77 कौन सा है? इनर ज्वाइन, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 78 है, IPv4 एड्रेस में कुल कितने बाइट्स होते हैं? प्रश्न नंबर 78 बताइए, कितने होते हैं? 32 बाइट्स होते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी सिद्धांत कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी पर आधारित है? प्रश्न नंबर 79 तो CIA ट्रेड, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 80 है, MS वर्ड में ट्रैक चेंज फ्यूचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करना। प्रश्न नंबर 81 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दो राज्यों की सीमा से लगा है? नेपाल उत्तराखंड, वो कौन है? पीलीभीत, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 82 है, उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 82 प्रत्येक जिला के पारंपरिक उत्पाद को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 83 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद इत्र नगरी के नाम से जानी जाती है? प्रश्न नंबर 83 कन्नौज। प्रश्न नंबर 84 है, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय दुधवा टाइगर रिजर्व किस जनपद में स्थित है? प्रश्न नंबर 84 तो लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 85 है, उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? प्रश्न नंबर 85 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। प्रश्न नंबर 86, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ब्रास सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? मुरादाबाद। प्रश्न नंबर 87, उत्तर प्रदेश का किस जनपद में निमसर नैमिषारण्य यानी निमिषर स्थित है? सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी या लखनऊ? प्रश्न नंबर 87 तो कौन है? सीतापुर में निमसर नैमिषारण्य। प्रश्न नंबर 88, उत्तर प्रदेश में राज्य जैव विविधता बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी लखनऊ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला भारत नेपाल सीमा पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला भारत नेपाल सीमा पर स्थित सबसे पूर्वी जिला है? बी महाराजगंज। नवासी का बी यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है भारत नेपाल सीमा पर स्थित है? तो महाराजगंज, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा उत्पाद GI टैग प्राप्त करने वाला पहला हस्तशिल्प उत्पाद माना जाता है? भदोही का कालीन, लखनऊ का चिकनकारी, मुरादाबाद का धातु शिल्प और ऑप्शन डी है सहारनपुर का वुड क्राफ्ट। प्रश्न नंबर 90 कौन सा होगा? भदोही की कालीन, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा
वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में है? मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी। प्रश्न नंबर 91 का कहाँ पे है? चंदौली में है। प्रश्न नंबर 92 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्पोर्ट्स गुड हब के रूप में प्रसिद्ध है? मेरठ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद। मेरठ है। प्रश्न नंबर 92 का ए जी। अगला प्रश्न है, यानी मेरठ खेल सामग्री के निर्माण के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 93 है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज। प्रश्न नंबर 93 कहाँ पे है? प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ग्लास सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? अलीगढ़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर। प्रश्न नंबर 94 कौन है? फिरोजाबाद। ये सब प्रश्न रिपीट हो रहे हैं तो आप लोग घबराइए नहीं, जितना इस समय में मोर प्रैक्टिस किया जाता है अंतिम समय में। उत्तर प्रदेश में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय किस जनपद में स्थित है? अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा। तो अलीगढ़ में है। ऑप्शन ए सही होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लॉक सिटी के नाम से जाना जाता है? कौन है? अलीगढ़। ऑप्शन सी 96 का सी। प्रश्न नंबर 97, उत्तर प्रदेश में सारनाथ किस जनपद में स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। प्रश्न नंबर 98 उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो वो है कन्नौज। 98 का ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? 99 तो कानपुर में स्थित है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। प्रश्न नंबर 100, आज का अंतिम प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सिटी ऑफ ब्रास के नाम से जाना जाता है? मुरादाबाद। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों का मॉडल पेपर 5 कंप्लीट हुआ। इससे पहले 5-4 मॉडल पेपर दिए जा चुके हैं और एएसओ की और क्लास दी जा चुकी है। उसका प्लेलिस्ट बना है, आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। और इसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस कवर किए थे, स्टैटिस्टिक्स के 65 और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 15, उत्तर प्रदेश जीके से 20 क्वेश्चन थे। और आप लोग बढ़िया से दीजिए, मतलब पढ़ लीजिएगा। और बेस्ट विश फॉर यूपीएससी एग्जाम 2026 के लिए बेस्ट आप लोग धैर्य बनाकर कॉपी पे मतलब जो भी मांगा गया है आप लोग लेकर जाइएगा, शांति से दिमाग शांत करके बैठिएगा। उसके बाद जो आ रहा है अब ये सोचिए कि हमको सबसे अधिक आ रहा है, अपना मनोबल नहीं डाउन करिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया।